शिवाजी भाई, चुनाव आयोग मुझे तो लगता है कि सरकार का हिस्सा हो गया। प्रजातंत्र में जहां चुनाव कौन आयोग हिस्सा हुआ क्या डॉक्टर मिश्रा? सरकार का एक अंग हो गया। सरकार कौन? पर चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं मैं। चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं है, वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। होनी ये चाहिए ना। सरकार का हिस्सा कब से हो जाता है? भाई ना, देखिए, चुनाव ऐसा है। चुनाव आयोग की खासियत अभी तक तो यही रही है कि वो सरकार द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ऐसा बॉडी अमेरिका में भी नहीं है। ये बड़ी खासियत है। और हमारे, मैं समझता हूँ, जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने बहुत सोच समझ कर इसके जो है पूरी आर्किटेक्चर बनाई कि किसी जी भी हालत में किसी का भी जो है पक्ष न ले, कहीं झुक न जाए, कहीं दब न जाए, कहीं डर न जाए। ऐसे इसको बनाया। रूल्स बड़े साफ साफ है कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इलेक्शन कमीशन के इंडिया नहीं नहीं, के जो अपनी रूल्स हैं उसमें भी। तो आप शिवाजी कह रहे भाई, हैं कि अगर ये सरकार का हिस्सा हो गया तो ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है। सुन। भाई खैर, मैं देखिए, अभी बात करते हैं जी डॉक्टर मिश्रा से भी हम और बात करेंगे। ये हमारे मीडिया में कॉन्ट्रा डायलॉग, क्योंकि हमारे और मिश्रा जी के विचार जो है बिल्कुल विपरीत है। तो उस विपरीत बातों के बीच में भी कहीं सामंजस्य हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति में ये सामंजस्य क्यों नहीं हो सकता है। तो हम उसके लिए बात करेंगे आज कि चुनाव आयोग पर, इस वक्त चुनाव आयोग जो है भारतीय जनतंत्र के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर है। हर कोई चुनाव आयोग की ओर ही देख रहा है। चुनाव आयोग जो है वही सब कुछ हो गया है। भारत की जनता भी चुनाव आयोग की ओर देख रही है। भारत का विपक्ष चुनाव आयोग की ओर देख रही है। और भारत की सरकार जो है वो यही कह रही है कि जो भी परिवर्तन हमने किया है वो जनता के हित में है। पर वो शायद सरकार और जनता एक है या नहीं, डॉक्टर मिश्रा आप बताइए। पर उससे दे, पहले मैं एक चीज और कह दूं कि ये जो जी हमारा मीडिया मैप का कॉन्ट्रा डायलॉग है, इसको आप देखें, सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डॉक्टर मिश्रा। जी। देखिए, ऐसा है कि संविधान बनाने वालों ने बड़ी दूरदर्शिता दिखाई थी। हालांकि मैं और आप को दोनों को ये स्वीकारना होगा कि टीएन शेषन के इलेक्शन कमिश्नर बनने तक बहुत सारी धांधलियां गड़बड़ियां होती थी, होती नहीं थी। उसके बाद चुनाव आयोग में सुधार लाए गए और ये उम्मीद की गई कि उसकी ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया था कि इसमें एक इंडिपेंडेंट भी मेंबर होना चाहिए जो इलेक्शन कमिश्नर्स की का सिलेक्शन करता है। अब मजेदार बात देखें, देखिए बात क्यों उठा रहा हूं मैं। नेता विपक्ष नेता विपक्ष का प्रजातंत्र में बड़ा स्थान होता है। नेता विपक्ष आज लोकसभा में राहुल गांधी राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर ये कहा कि आज कोई साधारण रिगिंग नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियल लेवल की रिगिंग हो रही है। उन्होंने ठोस मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा, बताया। वो लेख बहुत चर्चा में आया, चर्चा में है। अब इलेक्शन कमीशन ने उसका ढील- ढीला वीला जवाब दिया है। अभी उस पर चर्चा नहीं, करेंगे। डॉक्टर मिश्रा, इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया उसका सबसे बड़ा कहना यह है कि राहुल गांधी जो है उनके इलेक्शन कमीशन के जो वर्कर है उसका मनोबल गिरा रहे हैं और उनको बदनाम कर रहा है। इसी के साथ मैं एक चीज बता दूं और, आपने कहा कि टीएन सेशन तक जो है इलेक्शन कमीशन की
में गड़बड़ियां होती थी। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटी मोटी गड़बड़ियां होती है, वो अलग बात है, पर कहीं भी हमने ये नहीं देखा, इलेक्शन कमीशन जब से बना और तमाम इलेक्शन कमिश्नर रहे, और वन वन इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन तक था, पर ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि इस तरह की गड़बड़ियां हुई। बल्कि जहां गड़बड़ियां हुई, इलेक्शन कमीशन ने खुद आके बताया करती थी, चाहे जी बिहार में वोट छापने का हो और उसको रोकने के तरीके का हो, सबसे बातचीत करके तैयारी करने का हो, जो भी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं वो अपने आप में इन चीजों का ख्याल रखा। और इलेक्शन कमिश्नर उससे पहले निश्चित रूप से सरकार ही अपॉइंट करती थी, पर किसी ने भी कभी ये शिकायत नहीं की इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर जो है, कहीं से भी किसी भी विपक्षी दल ने नहीं की, किसी जनता ने नहीं की, वो किसी का लिए पक्षपात करते हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। टीएन शेषन ने जो है, वो कह सकते हैं आप कि उनके जो दांत थे उसको तीखे कर दिए, और उसकी जी वजह से जो है, उसकी वजह से जो है, सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्षी दल भी परेशान हुए, क्योंकि काफी घोटाले विपक्षी दलों भी करते थे अलग अलग राज्यों में। और जब ये सारी चीजें हुई, तो उन्होंने सरकार पे दबाव डाल के तरह तरह से करके उन्होंने कहा कि एक आदमी जो है वो अधिनायक हो जाता है तो उसको, उसकी संख्या बढ़ा के 3 कर दी जाए। ये टीएन सेशन की वजह से जरूर हुआ, क्योंकि टीएन सेशन को एल्सेशियन भी कहा जाता था, जी और वो जो है उनके दांत बड़े तीखे थे कि उन्होंने सबको काट खाया। और एक बात जरूर है, टीएन सेशन ने इलेक्शन कमीशन की एक पहचान जरूर बनाई। पर अब जी जो हो रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने लाए, मैं नहीं कहूंगा कोई आरोप लगाया, जो तथ्य सामने लाए वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जी, बताएं। जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि धांधलियां होती थी, आपने उसको सही परिप्रेक्ष्य में रख दिया। अब देखिए, एक बात आपने कही कि विरोधी दल इस पर सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए, जनता नहीं, दुनिया देखती है, क्योंकि हमारा पहचान दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र के नाम पर है। हमारे नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, थकते नहीं है कहते हुए कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं। और प्रजातंत्र में चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर निष्पक्ष चुनाव न हो रहे हो, धांधलियों की बात हो रही हो, तो ये मत समझिए कि दुनिया के लोग मूर्ख हैं, वो जानते नहीं। आपका जो आकलन है, जो आपकी इज्जत है, वो कम होती है इन चीजों से। अब नहीं, बेशक कई उसमें आए हैं, कई देशों ने कई तरह से कटाक्ष किए हैं, कई तरह से कहा है कि भारत में जो है डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस बात पर सारे विश्व में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की चर्चा हो रही है। नहीं, और डेमोक्रेटिक, जी, जी प्लीज। नहीं, जो आप बात कह रहे हो, देखिए, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई, सरकारें तो कम कहती हैं, दुनिया में इस तरह की संस्थाएं हैं जो बराबर वार्षिक तौर पर आकलन करती हैं कि डेमोक्रेसी का क्या परफॉर्मेंस है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। उन पर जो इंडेक्सेस बनती हैं, उस पर भारत नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। और हमारी सरकार बड़ी मजे में ये कह देती है कि ये तो हमारे विरोधी हैं, ये तो हमारे ऊपर ऐसी टिप्पणी करेंगे ही करेंगे, और उसको नकारती हैं, जिसको कहते हैं परमानेंट स्टेट ऑफ डिनायल में रहना। अच्छा, अब जो आपने कहा, राहुल गांधी ने तथ्यों पर बात की। अब खास खास उसका, क्या क्या तथ्य हैं, जरा बता ही दें। नहीं, मैं तथ्य आपको कुछ पढ़ के भी सुना दूंगा जो उन्होंने जी हाँ, लेख में कहा है। क्योंकि हमारे हमारे जो श्रोता हैं उनको पता होना चाहिए कि खास खास तथ्य क्या है, और उसको आप ही बता देंगे अच्छा रहेगा। देखिए, जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कही, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव कमिश्नर्स, जो आयोग के कमिश्नर्स हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में, नियुक्तियों के बारे में। अब
देखिए, 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसमें जो सबसे सीनियर होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। जो उसके बाद 2 कमिश्नर्स होते हैं, उनके बहुत अधिकार नहीं होते, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में ही तारतम्य बैठाना पड़ता है। नहीं, पर एक चीज इसमें है, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। जी, हर इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट होता है, किसी को भी ये जरूरी नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहे हैं उसको ही माने। वो अपने आप में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। अभी राजीव कुमार का एक किस्सा सामने आया था, फिर उन्होंने उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चले गए वो बीच में। ये आपको याद होगा, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। चलिए, अब मोटी सी बात यह है कि जो 2023 में इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट बनाया गया, और मजेदार बात यह है कि एक्ट तो बहुमत है आपका, तो आप पास करा लेते हैं। लोकसभा में बहुमत है तो आपने पास करा लिया, राज्यसभा में आपका बहुमत है, बहुमत नहीं भी है तो खरीद के बेच कर, स्प्लिट कर लेते प्रलोभन हैं हम। देकर, ये देकर वो देकर आप उसका पास करा लेते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी थी अपनी कि ये जो 3 मेंबर अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए जानी चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के अलावा जो तीसरा सदस्य होना चाहिए वो सरकार का नहीं होना चाहिए। चूंकि भाई, सरकार का अगर कोई मंत्री हुआ या सरकार का अपना आदमी हुआ तो प्रधानमंत्री और वो, उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, विपक्ष के नेता की कभी चलेगी नहीं। अब क्या किया, 2023 के एक्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री को रख लिया, एक कैबिनेट मिनिस्टर को रख लिया और नेता विपक्ष दल को रख लिया। उससे पहले क्या होता था? भाई देखिए, उसके पहले कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी उसका सदस्य होता था। तीन हालांकि उन्होंने ये, सदस्यों में तीन सदस्यों में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते थे। हाँ, मैं ये जरूर कह दूंगा कि वो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा होना चाहिए। सरकार ने उसको नजरअंदाज करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर को 3rd मेंबर बना लिया। अब आप चुनाव के जो कमिश्नर हैं उनको अपनी मर्जी से नियुक्त करते हैं। अब ये कोई मूर्ख ही होगा जो मानेगा कि वो चुनाव कमिश्नर उनकी बात सुनेंगे, नहीं मानेंगे नहीं। अब इस, तो पहली बात जो राहुल गांधी ने कही कि अपॉइंटमेंट एक्ट जो बनाया गया उसी में खामियां हैं। उसके बाद उन्होंने यानी सरसों में ही भूत है। जी, अब उसके बाद जो उन्होंने कहा कि फेक वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, एक बात वो उठाई उन्होंने। एक बात महाराष्ट्र के चुनाव की, जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुए मैं थे। इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं जी, जी, उसमें भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी जी, इंडियन एक्सप्रेस में राहुल गांधी के लेख के जवाब में एक लेख लिखा है। और उन्होंने राहुल गांधी के सारी बातें उसके कहा कि चूंकि वो विपक्ष के हैं इसलिए वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में कोई धांधली नहीं हुई है, और इलेक्शन कमिश्नर में कैबिनेट मिनिस्टर हो गया तो क्या हो गया, तो जनता तय करती है, और जनता सरकार को बनाती है, तो सरकार ने बनाया ही तो क्या परेशानी हो गई। तो ये तो बहुत अच्छा एक आर्गुमेंट है कि सरकार ही जब सब कुछ करती है, जनता ही वोट देती है सरकार को, और सरकार बहुमत से ही बनती है, तो फिर सरकार कर रही है तो इसमें क्या परेशानी है? भाई सर, अगर अगर देखिए, बात, परेशानी कोई नहीं है। परेशानी एक ही है कि प्रजातंत्र में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अब अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब सिलेक्शन ही सरकार कर रही है, सरकार ही तय कर रही है किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना है, क्यों से। देखिए, यही नहीं किया
उन्होंने ये भी जस्टिफाई किया है कि वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि उसमें गड़बड़ियां हुई और आंकड़े दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वोटर लिस्ट में कोई आंकड़ा हुआ ही नहीं, और इलेक्शन कमीशन भी कह रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, 7.8% तो होता ही रहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, 55 से आप 66%, 10-11% भी हो गई तो क्या बात हो गई है। तो उन्होंने इस तरह की सारी चीजों को जस्टिफाई किया है, और उन्होंने कहा है कि फेक वोटर के लिए जब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था, सबको मालूम था, और कांग्रेस के भी पोलिंग एजेंट्स थे, तो उन्होंने तो कभी कुछ कहा नहीं, इलेक्शन के दौरान भी नहीं किया, बाद में आके जब वो हार गए, हार का जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे हैं, वो तो हार का गुब्बारा अगर राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तो भूपेंद्र यादव या सरकार क्या कर ले। मुझे ये बताइए शिवाजी भाई, आपके गले ये बातें उतर रही है तो भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, आप स्वीकार पा रहे हैं उसको? देखिए स्वीकार, मुझे बता दें आप। देखिए भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री है, मुझे उन पे विश्वास है, इसलिए मैं ये नहीं समझता कि वो झूठ बोल रहे होंगे। भाई देखिए, मतलब आपका कहना मत ये है कि जब मंत्री बन जाएगा तो झूठ नहीं बोलता, आप ये कहना चाहते हैं? भारत के संविधान की जब शपथ लेता है वो, जब वो सीक्रेसी की शपथ लेता है, तो उसके बाद झूठ बोलने का अधिकार तो रहता नहीं है, और उसके बाद भी झूठ बोल रहा है, तो फिर तो उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, अगर ऐसी बात है। मुझे नहीं भाई मालूम, आप प्रिविलेज मोशन जो पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे उस पर होता है, पार्लियामेंट के बाहर लिखने पर प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाता। ये बात भी इसलिए सही है। इसलिए वो बात तो जाने दीजिए। मोटी सी बात यह है कि ये स्वाभाविक है कि नेता विपक्ष अगर कुछ कह रहा है तो सरकार को अपनी डिफेंस में किन्हीं किन्हीं को उतारना पड़ेगा। वो उतारा गए हैं। ये आपका वो कहना है कि सरकार नेता विपक्ष को काफी गंभीरता से ले रही है, ये एक अपने आप में अच्छी बात नहीं है। गंभीरता से नहीं, उनको दर्द हो रहा है कि कोई बात ऐसी उठा रहा है, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो ये बातें खुलकर कह रहा है, लिख रहा है, तो जिसकी जनता चर्चा ये हो बातें रही है। नहीं समझती कि जनता तो कुछ नहीं बोल रही है, विपक्ष के नेता बोले तो क्या हो गया, वो तो बोलेगा ही, यही विपिन भाई यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह अगर रहा। अगर, अगर जनता बोल रही है तो उसको सुन कौन रहा है? हाँ बात तो ये यहां बात। आती है। भाई देखिए, हम और आप कम से कम 5-5 दशक के मीडिया से जुड़े हुए लोगों में से हैं। अब आप मुझे बताइए कि आज का मीडिया आम आदमी की चर्चा करता है क्या? नहीं नहीं, मीडिया पे तो देखिए, मीडिया जो है, अब उसके लिए कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मैं उन शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं खुद मीडिया से हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि अगर मीडिया चाहे, और मैं ऐसे ऐसे संगठनों में काम कर चुका हूं, संस्थाओं में काम कर चुका हूं, जहां कभी ना मुझे एडिटर ने कुछ कहा, ना मालिक ने कभी कुछ कहा, और मैं जो करता था उस पर कभी किसी ने दखलंदाजी नहीं की। अगर मीडिया के लिए सारी चीजें कही जा रही है, तो मैं समझता हूं कि मीडिया हाउसेस खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं, मीडिया के पत्रकार नहीं। मीडिया के पत्रकार, हाँ, एक आध मैंने जरूर देखे हैं जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो किसी पत्रकार को जरूर नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए, अच्छा अब चलिए लौट के आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। राहुल गांधी ने जो बात कही महाराष्ट्र के चुनाव पर, अभी आपने कहा भूपेंद्र यादव के थ्रू कि वो 7.8% बढ़ गया तो क्या हो गया? भाई देखिए, दो बातें होती हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना, मात्र इतना कहा कि जब पहले चुनाव होते थे, जो जब पोलिंग बंद होती थी उस वक्त आप ये कहते थे इतने परसेंटेज ऑफ वोटिंग पोलिंग हुई, उसके बाद 2 4 6 8 घंटे के अंदर ये बता देते थे कि टोटल परसेंटेज ऑफ पोलिंग करेक्ट क्या हुई। हाँ, 2-3% का फर्क आता था, ज्यादा नहीं होता मैक्सिम था कभी। मैक्सिमम मैक्सिमम 1 to 2% का फर्क आया करता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अगर वो 7.8 और 8% का फर्क आ रहा है, यही नहीं शिवाजी भाई, वो जो 2 4 घंटे के अंदर फिगर डिक्लेयर हो जाती थी, वो आज 2 2 3 3 दिन बाद डिक्लेयर होती है। और पहले कागजों कागजों का जो सारा इंफॉर्मेशन आता था, फैक्स से आता था, इन सारी चीजों से आता था, उसके बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन 1-2 घंटे के अंदर फाइनल फिगर्स दे देती थी। ये अपने जी, आप में आपने जो कहा बहुत बड़ी बात है कि अब
अब तो साहब सेकंडों में काउंटिंग के साथ साथ होती चलती है, तो क्या परेशानी है बताने की आपको। मान लिया कि उसको भी फिर भी कोलेट करने के लिए चले घंटे भर और ले लीजिए, पर अब 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 2-2, 3-3 दिन तक कहाँ बैठे रहते हैं, और ये वोट कैसे बढ़ते हैं ये किसी ने हमें नहीं बताया। नहीं मुझे बताया। ये जादू कौन सा है ये सब बता सकते, समझा दीजिए जरा, कौन सा जादू नहीं से वोट बढ़ते हैं। भाई, सिवाय इसके कि मुझे एन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना है, और मेरे पास इसका कोई भी स- क्या कहना चाहिए बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं उसके अंदर नहीं बैठा हूं, मैं नहीं, इलेक्शन एक कमीशन के इसमें अंदर। हाँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जी 2024 का जो चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश के एक वीआईपी सीट पर, वहां पर जो कैंडिडेट था वो हार रहा था, और जो विपक्ष का कैंडिडेट था वो आगे बढ़ रहा था। पर अचानक 3-4 घंटे की बिल्कुल शांति हो गई, वहां से कोई खबरें नहीं आई, वहां के लोकल जो डीएम का जो सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम होता है, वहां से भी कुछ खबर नहीं आई। फिर अचानक कुछ घंटे बाद जो है भयंकर बढ़ोतरी जो है सरकारी जो कैंडिडेट था उसकी होने लगी। तो अपने आप में लोग चौंके, भाई ये कैसे हो गया, पर हो गया। और जी ऐसा अगर महाराष्ट्र में भी हुआ है, ऐसा अगर हरियाणा में भी हुआ है, या और जगह भी हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत चिंतनीय बात है। और जी चुनाव देखिए। आयोग को मैं समझता हूं, चुनाव आयोग अगर कोई आदमी होता तो उसको फांसी पे लटका देना चाहिए था। नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूं। अब देखिए आगे, और देखिए, यही नहीं, एक बात जो राहुल गांधी ने उठाई है, जिसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया है, उस बात की भी चर्चा हम लोग कर लेनी चाहिए। और वो क्या कहते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। ही सेज इवन वर्स, ओनली 1 month after the Maharashtra Vidhan Sabha elections, following a High Court order directing the Election Commission to share videography and CCTV footage of voting in a polling station, the central government, after consulting the Election Commission, amended the 1961 Conduct of Election Rules, Section 93, to, to restrict access to CCTV footage and electronic voting records. The amendment itself and its timing are both giveaways. The recent exposure, identical duplicate EPIC numbers, has heightened concerns about bogus voters, although this is likely to be tip of the iceberg. ये भूपेंद्र यादव कहते हैं कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। हमने तो ये वोटर के जो पहचान है, जो उसकी सीक्रेसी है, उसकी जो एक गोपनीयता है, उसको बरकरार रखने के लिए ये किया है। और राहुल गांधी को इसमें भी परेशानी है। अब वाकई राहुल गांधी को ऐसी परेशानी क्यों होनी चाहिए कि अब मैं वो दूसरों की गोपनीयता को निकालते हैं? ये तो गलत बात है ना। चलिए, मैं ये पूछता हूँ आपसे कि अगर आप पारदर्शिता भी नहीं रख सकते, किस वोटर की किस वोटर की सुरक्षा की बात भूपेंद्र यादव कर रहे हैं? किस वोटर की? जो वोटर वो गायब है, बोगस वोटर। उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आपने पते की ये बात आपने पते की, कहां से ढूंढ निकाला आपने इस बात को? मजा आ गया। तो देखिए, मैं समझता हूं भूपेंद्र यादव के लिए जिसने ये आर्टिकल लिख के दिया है, उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में भी नहीं मालूम है, वोटिंग सिस्टम के बारे में भी नहीं मालूम है। और भूपेंद्र यादव ने जितनी भी चीजें लिखी हैं, वो मैं समझता हूं कि वो क्लास 5 का बच्चा होगा, 5 का छोड़ दिए, ज्यादा छोटा होता 6 का बच्चा होगा, वो भी इस आर्गुमेंट को नहीं मानेगा। शिवाजी भाई, भूपेंद्र यादव बड़े एडवोकेट हैं भाई, बड़े मशहूर एडवोकेट हैं वो, उनको ये और आता है। एडवोकेट के साथ आपको मालूम है कि कई लाव लश्कर होते हैं जो ये काम करते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। और मैं अच्छा, नहीं समझता हूं कि कैबिनेट मंत्री के पास शायद इतना भी समय हो कि आर्टिकल में क्या लिख के दिया गया है उसको पूरी तरह से बारीकी से वो पढ़ें और जानकर देखें। देखिए नेता तो वही होता है, लिखने वाले जो भी लिखे
वो पढ़ के अगर उसने प्रूव नहीं किया तो जिम्मेवारी नेता की ही थी। नहीं, बेशक मैं नेता की जिम्मेवारी से मैं बिल्कुल मानता हूं, नेता जिम्मेवार हैं, और जिम्मेवारी से उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो जनतंत्र के हित में है या नहीं है, वकील होते हुए भी उनको समझना चाहिए। नहीं, दूसरी बात देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, जी अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, एक भी प्रश्न चिन्ह, अगर देखिए, हम उसको कोट करते हैं, राम राज्य को अब कोट करते हैं। आप सही कह रहे हैं। मैं हम सामने समय के देखते हुए अब ये बताइए, ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में हुई, और जितनी सारी चीजें राहुल गांधी ने सारी चीजों को जिस तरह से सब जोड़ जाड़ के जो तरह से लोगों को बताया, अब इसमें जो है क्या परिवर्तन हो सकता है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे? किस तरह से ये हो सकता है कि जो भी चीजें हो रही है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट सही ढंग से हो, और जनता आश्वस्त हो कि चुनाव पहले की जैसे ही सुरक्षित तरीके से हो रही है। मैं देखिए, उसका एक ही है कि जनता को जो भी वोट दे रहे हैं, जहां भी वोट दे रहे हैं, जनता को सजग होना पड़ेगा। जिम्मेवारी मेरी आपकी उतनी ही है जितनी जनता की है। जनता तो अगर जनता आंख, के आपने जो कहा उसके लिए विपक्ष जो है जन आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जन आंदोलन हो तो रहे हैं, पर जन आंदोलन की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। मोटी मोटी बात यह है, उनकी चर्चा ही नहीं है। जगह जगह पे लोग चर्चा कर रहे आज हैं, लॉस बात। एंजल्स में जिस तरह से पूरा अमेरिका वहां छूट पड़ा है, और वहां जिस तरह की सारी चीजें हो रही है उससे सारा विश्व परेशान हो गया, तो भारत देखिए, तो उससे ज्यादा सशक्त और सक्रिय देश है। अमेरिका में अभी इंस्टीट्यूशंस बरकरार हैं, यहाँ इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर किया जा रहा है, किया गया है ये अभी। आपने जो कहा ये वाकई में बहुत संगीन बात है, जो आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी अस्मिता आपके हिसाब से या जनता के हिसाब से या विपक्ष के हिसाब से खो रही है। तो इंस्टीट्यूशंस की अस्मिता कैसे बरकरार रखी जाए, इंस्टीट्यूशन जिसमें की, इलेक्शन कमीशन भी आता है? हाँ, इंस्टीट्यूशंस की अस्मिता बरकरार करने के लिए हमको, आपको, सरकार को, विपक्ष को, सबको अपना अपना रोल प्ले करना प्रेस को, पड़ेगा। प्रेस प्रेस को, को, टीवी चैनल्स को। सबको, सबको। क्योंकि प्रजातंत्र अगर नहीं है तो फिर हम मान लें, संविधान को हम तिरस्कार कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और एक नहीं, तानाशाही आप बना संविधान देते हैं। संविधान सर्वोच्च है, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन कमीशन की जो साख थी वो बरकरार रहनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर ही काम करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ उसका पूरा तंत्र है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको मिलकर यह निश्चित करना पड़ेगा कि भारत जिस तरह का सशक्त जनतंत्र रहा है और है उसको वो बरकरार रखे। और उसके लिए जैसा भी नियम कानून जो है मैं समझता हूं वो पर्याप्त है, और उसका अगर पालन ठीक ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से ही इलेक्शन कमीशन एक सशक्त संगठन है और रहेगा, और उससे चुनाव जो है, चुनाव में जो कभी कभी गड़बड़ियां हो गई है अभी, वो निश्चित रूप से आगे चल के नहीं होगी। बोगस वोटर्स का जो एनलिस्टमेंट किया जा रहा है बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा और कई ऐसे राज्यों के लिए कहा गया है, महाराष्ट्र के लिए भी कहा जा रहा है, तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से उस पर रोक लगने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक जो हैं आज के जो हमारी बातचीत है उस पर निश्चित रूप से सशक्त रूप से कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। डॉक्टर मिश्रा और प्रोफेसर शिवाजी सरकार की तरफ से आप सबको बहुत धन्यवाद कॉन्ट्रा डायलॉग के इस एपिसोड को देखने के लिए। नमस्कार।